हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे हेमाटोनिक्स। हेमाटोनिक्स वो कंपोनेंट जो कि ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जैसे आयरन है, विटामिन B12 है, फोलिक एसिड है। तो आयरन को डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर दे सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। और आज हम सेकेंड आपका हेमाटोनिक, जिसे हम मैचुरेशन फैक्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैचुरेशन फैक्टर? क्योंकि ये क्या करता है, हमारी सेल के मैचुरेशन में हेल्प करता है, चाहे वो सेल आरबीसी हो, चाहे कोई दूसरी ही सेल क्यों ना हो। क्योंकि जो हमारा विटामिन B12 है, ये आपका डीएनए आरएनए सिंथेसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी सेल्स में जो रेप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि डीएनए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप कह सकते हो कि इन सब प्रोसेस के लिए विटामिन B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम इसे मैचुरेशन फैक्टर भी बोलते हैं। एक सेल को मैच्योर होने में ये हेल्प करता है। ठीक हो गया। तो जो ये विटामिन B12 है, ये बेसिकली है क्या? ये आपका क्या है, आपको पता है जो विटामिन बी है आपका, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। ये कौन सा है आपका? विटामिन B12। ओके, तो ये जनरली क्या होते हैं हमारा, ये कोबालामीन या हाइड्रोक्सो कोबालामीन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम डाइट में बात करें, क्योंकि आप जब डाइट आप ले रहे हो तो उसमें आपका ये किस फॉर्म में होगा ये पता होना चाहिए आपको। दो फॉर्म है आपकी, कौन कौन सी? कोबालामीन एंड हाइड्रोक्सो कोबालामीन। तो दोनों में वेरिएशन क्या है? जो हाइड्रोक्सो कोबालामीन है, ये ज़्यादा इसका टेंडेंसी होती है टू बाइंड विद प्रोटीन, प्रोटीन के साथ बहुत जल्दी बाइंड हो जाती है। और इसका जो आप बोल सकते हो कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फॉर्म्स है जिस फॉर्म में डाइट में आपका प्रेजेंट रहेगा। और अगर मैं ब्लड में बात करूं कि एक बार हम बोले कि विटामिन B12 हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, तो ब्लड में कौन कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा? डाइट में कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट है? दो आपको फॉर्म्स मैंने बताई, कौन कौन सी है? फर्स्ट है हमारी कोबालामीन और दूसरी क्या है आपकी? हाइड्रोक्सो कोबालामीन। ओके, CBL लिख रही हूं मैं। कोबालामीन को शॉर्ट में हमने क्या लिख लिया? CBL लिख लिया। नाउ अगर मैं बात करूं ब्लड में, ठीक है, जब विटामिन B12 ऑब्वियसली एब्जॉर्ब होगा डाइट के थ्रू, ठीक है, तो ब्लड में जाएगा। तो ब्लड में कौन कौन सी फॉर्म में अवेलेबल है? कोबालामीन फॉर्म में तो है ही है, हाइड्रोक्सो OH CBL में लिख रही हूं इसे, हाइड्रोक्सो कोबालामीन, ये दोनों फॉर्म तो रहेंगी। इन दोनों फॉर्म को छोड़ के और कौन कौन सी फॉर्म होती है? देखो, मिथाइल कोबालामीन, ठीक है, और लास्ट है आपकी डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामीन। तो ये हमारी क्या है, चार फॉर्म है जो आपकी, और यहाँ पे डीऑक्सी जो होगा आपका वो 5th पोजीशन में होगा। सो ये चार फॉर्म है जो हमारी ब्लड में अवेलेबल है। अब आप बोलेंगे डाइट में तो दो फॉर्म है और ये दो फॉर्म एक्स्ट्रा, मिथाइल कोबालामीन और 5-डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामीन कहाँ से आई? वो हम एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में देखेंगे कि इनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है। ठीक हो गया। तो ये है हमारी क्या, विटामिन B12 की फॉर्म जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद बात करते हैं अबाउट दी सोर्स, कि कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिनसे हमें विटामिन B12 मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसे आप बोल सकते हैं आपका चिकन है, मीट है, ठीक है, रेड मीट में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, एग यॉक है, ये सारे क्या है आपके नॉन वेज सोर्स है। अगर मैं वेजिटेरियन सोर्स की बात करती हूँ तो ये पल्सेस में प्रेजेंट होता है। और पल्सेस में भी क्यों होता है? क्योंकि जो पल्सेस की रूट होती है ना, वहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्बर करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। और विटामिन B12 ध्यान रखिएगा कि केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। बाकी सब, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो विटामिन B12 को कंज्यूम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि हमारी जो पल्सेस होती हैं उनके रूट में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से जो पल्सेस में भी आपका क्या आ जाता है, विटामिन B12 कंटेंट आ जाता है। तो अगर वेजिटेरियन सोर्स की बात करूँ तो पल्सेस आपके सोर्स है जिनमें आपको विटामिन B12 मिल सकता है। अदरवाइज विटामिन B12 कंटेंट नॉन वेजिटेरियन फूड में सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है। कमिंग टू द डेली रिक्वायरमेंट, कितना अमाउंट हमें विटामिन B12 का जरूरी है फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग? तो अगेन ये भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू सम, आप बोल सकते हो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जहां पे आपका क्या होगा, रिक्वायरमेंट आपकी चेंज हो जाती है। तो चलिए डेली रिक्वायरमेंट फटाफट से देख लेते हैं कि हमारा जो B12 है कितना अमाउंट इसका रिक्वायर्ड है। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपके बच्चे हैं या जो भी उनके अगर 14 ईयर्स से कम के हैं, ठीक है, तो उनके केस में आपकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। 14 से लेके 70 ईयर, ये मतलब पूरा आपके इसमें आ गए एज ग्रुप वाले, इनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो प्रेगनेंसी में 20 to 30% जो है आपकी ब्लड सेल एक्स्ट्रा फॉर्म हो रही है। और लैक्टेशन के टाइम पे अगर कोई मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है तो ऑब्वियसली बेबी को भी जाएगा, तो इसलिए आपका रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं बात करूं लेस देन 14 ईयर, इससे कम साल के जितने भी हैं उनके में कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो ध्यान रखिएगा, लगभग आप कह सकते हैं 0.9 to 1.8 माइक्रोग्राम, ठीक है, पर डे के हिसाब से रिक्वायरमेंट बताई जा रही है। इतना आपका क्या चाहिए, विटामिन B12 पर डे चाहिए। 14 to 70 ईयर्स की जो एज ग्रुप वाले हैं उनको लगभग आपका कितना चाहिए, 2.4 माइक्रोग्राम आपका पर डे विटामिन B12 रिक्वायर्ड है। प्रेगनेंसी के केस में जो रिक्वायरमेंट है वो फिर से थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, 2.6 माइक्रोग्राम आपको प्रेग्नेंट लेडी को लेनी चाहिए, ठीक है। और लैक्टेशन के टाइम पे डिमांड सबसे हाई रहती है 2.8 माइक्रोग्राम। और इन सम केसेस आपको देखने को मिलेगा कि प्रेगनेंसी में रेंज दी हुई होगी 1 to 3 माइक्रोग्राम, ठीक है, कुछ बुक्स हैं जहाँ पे आपको रेंज मिलेगी। और लैक्टेशन के केस में आपको रेंज जो दी होगी वो 2.5 से लेके 5 माइक्रोग्राम तक दी होगी, डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, कितना विटामिन B12 दिया जाना चाहिए। तो ये आपकी क्या है, डेली रिक्वायरमेंट है, कितना आपको डेली बेसिस पे विटामिन B12 लेना चाहिए ना। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एब्जॉर्प्शन एंड फंक्शन, कि अगर हम विटामिन B12 ले रहे हैं तो वो किस तरीके से हमारी बॉडी में, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब हो रहा है, हमारे ब्लड में जा रहा है और ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो गया हमारे टिश्यूज को मिल रहा है, हमारे बोन मैरो, हमारे जो भी सेल्स हैं उनको मिल रहा है, सो दैट वो अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सके। फिर हम फंक्शंस पे भी फोकस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर का। ये तो था बेसिक, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए B12 के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके एब्जॉर्प्शन के बारे में, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको दिमाग में रखनी है, जो हमारा विटामिन B12 है ये हमारा कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, हमारे इलियम से एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब होगा, जैसे आयरन हुआ था ड्यूडेनम जेजुनम से, वैसे ही ये भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होता है। लेकिन किस पार्ट से होता है, डिस्टल पार्ट ऑफ इलियम, इलियम का जो लास्ट पोर्शन है वहां से ये एब्जॉर्ब होगा, दिमाग में रखिएगा। देखते हैं कैसे ये प्रोसेस होती है, ठीक है, पूरा B12 किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है, तो इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसे बाद में एक्सटेंड कर लेंगे, अभी पहले से समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला कि जो B12 है ऑब्वियसली आप डाइट के थ्रू ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी फॉर्म नहीं करती है। पहले मैं बता चुकी हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपका B12 फॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज हर चाहे एनिमल हो ह्यूमन हो सबको उन पर डिपेंड होना पड़ता है। इट मीन्स हमें कहाँ से मिल रहा है B12, हमारे डाइट के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ जिसमें सबसे ज्यादा B12 कंटेंट होता है रेड मीट, ओके। वैसे मैंने बोला आपसे वेजिटेरियन सोर्स भी हैं, बट मैं अभी एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। सपोज किसी इंसान ने क्या किया, रेड मीट लिया, ठीक है, ये रेड मीट है, ठीक है, इसमें आपको पता है B12 रहेगा प्रेजेंट, ठीक। तो जब उसने रेड मीट लिया तो वो ट्रैवल करता हुआ कहाँ पहुंचा, स्टमक में पहुंचा। सपोज ये जो रेड मीट है ये कहाँ पहुंच गया है, स्टमक में पहुंच गया, ठीक हो गया। अब क्या होगा, देखो एक स्पेशल टाइप का हमारी प्रोटीन होती है जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड बनाती है। तो यहाँ पे हम अपनी सलाइवरी ग्लैंड में दिखा दे रही हूँ, पता है आपको कहाँ पे होती है सलाइवरी ग्लैंड। तो जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है, और ये ध्यान रखना ये जो प्रोटीन है केवल सलाइवरी ग्लैंड से नहीं बनता है, इसके अलावा भी इसके सोर्स हैं, जैसे बाइल में आपको ये मिलेगा, जो मैं प्रोटीन की बात कर रही हूँ, आर बाइंडर प्रोटीन, या फिर इसे ट्रांसकोबालामीन 1 बोलते हैं।
तो ये आपका बाइल में भी होता है आपका। अगर वैसे बात करें, हमारी जो इपिथेलियल सेल्स हैं, ग्लैंडुलर सेल्स हैं, उनमें भी ये प्रेजेंट होता है। हमारी जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, जो टाइप ऑफ आपकी WBC हैं, उनमें भी ये प्रेजेंट होता है। तो केवल यहीं पे नहीं होता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। बट यहाँ पे क्योंकि मेजर रोल सलाइवरी ग्लैंड का ही है, तो जब B12 आपका चलिए स्टमक में पहुंच गया, सलाइवरी ग्लैंड ने क्या किया, अपने अंदर से एक प्रोटीन रिलीज की, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम TC1 या फिर R बाइंडर प्रोटीन। R बाइंडर प्रोटीन, TC मतलब ट्रांसकोबालामीन, ठीक है। तो हुआ क्या, ये भी आपकी जो प्रोटीन जो कि आपकी सलाइवरी ग्लैंड ने आपकी रिलीज की थी, वो भी आपकी पूरी ओरल कैविटी के थ्रू आपकी कहाँ पहुंच गई है, स्टमक में पहुंच गई है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये सपोज वो प्रोटीन है, ठीक। ये क्या है, आपकी R बाइंडर प्रोटीन है, जो मैंने ट्राइंगल के फॉर्म में दिखाई हुई है। तो दोनों के दोनों हमारे स्टमक में पहुंच चुके हैं, R बाइंडर प्रोटीन भी और रेड मीट जो खाया था वो भी आपके स्टमक में है। अब होगा क्या, ध्यान में रखेंगे, हमें पता है कि स्टमक की लाइनिंग में क्या होती है, हमारी सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, मैं उन्हीं सेल्स को मेंशन कर रही हूं। एक सेल ये है और एक सेल है ये, ठीक है। सपोज ये फर्स्ट सेल क्या है, चीफ सेल है, सबको पता है। मैं इसे हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है। R बाइंडर प्रोटीन दिमाग में रखिएगा, जिसे ट्रांसकोबालामीन 1 बोलते हैं, ओके। सो ये पहली जो प्रोटीन है आपको रेड कलर से, सॉरी जो सेल है, ये कौन सी है, आपकी चीफ सेल है, ठीक है। और ये जो दूसरी सेल आपको दिख रही है, ये कौन सी सेल है, हमारी पैराइटल सेल है। ये सब पढ़ा हुआ है आपने, जब आपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की स्पेशली स्टमक की एनाटॉमी देखी होगी, तो उसमें ये सेल्स हमने डिस्कस की हैं। तो चीफ सेल का क्या काम होता है, देखो चीफ सेल अपने अंदर से क्या रिलीज करती है, पेप्सिनोजेन को रिलीज करती है, पढ़ा था, ठीक है। पेप्सिनोजेन क्या करता है, हमारा स्टमक में जो एसिड है उसके कांटेक्ट में आके किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, पढ़ा है ना, ठीक है। अब ये पेप्सिन क्या करता है, देखो पेप्सिन क्या करेगा, ये जो रेड मीट था इसमें जो प्रोटीन है उसे क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, ठीक हो गया। अभी तक क्या था, B12 इस प्रोटीन में, इस प्रोटीन यानी कि इस रेड मीट में प्रेजेंट था, लेकिन जैसे ही पेप्सिन आया, क्योंकि पेप्सिन क्या है, प्रोटीएज एंजाइम है, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, तो इसमें क्या करेगा, रेड मीट की जो प्रोटीन है उसे तोड़ देगा, ठीक है, ब्रेक कर देगा। और इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो B12 है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखा देते हैं हम, ये आ गया हमारा B12, ठीक हो गया। अभी तक क्या था, B12 अंदर था, इसे इस तरीके से दिखा देते। B12 अभी तक क्या था, आपका प्रोटीन के साथ कंबाइंड था, लेकिन जैसे ही पेप्सिन आया, पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, B12 हो गया फ्री, ठीक है। और क्या हुआ, देखो अब ये B12 कहाँ है, अभी भी हमारे स्टमक में है। तो ध्यान रखिएगा, B12 जो होता है आपका एसिड सेंसिटिव होता है, अगर ये ऐसे ही एसिड की प्रेजेंस में रहेगा तो ये डिग्रेड हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हमने पहले से ही बोला है कि कौन अंदर आया है, ये प्रोटीन अंदर आई है जो सलाइवरी ग्लैंड ने रिलीज की थी, R बाइंडर प्रोटीन। तो फटाफट से ये प्रोटीन, इसको जैसे ही पता लगेगा कि भाई B12 फ्री हो चुका है, तो ये क्या करेगी, अपने के साथ B12 को बाइंड करा देगी, ठीक हो गया। B12 के पास गई, उसके साथ बाइंड हो गई। अब जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, ये एसिड रेजिस्टेंट है, इसको कुछ नहीं होना, स्टमक के पीएच से इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया R बाइंडर प्रोटीन का रोल, B12 के फ्री होने पर उसे एसिड से बचाना, ठीक है। अब क्या होगा, देखो आपको पता है कि आपका जो पैराइटल सेल है ये क्या रिलीज करती हैं, HCl तो बनाती ही है, लेकिन साथ में ये क्या करती है, इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर्म करती है। क्या बनाती है, इंट्रिंसिक फैक्टर, ध्यान रखिएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर ये रिलीज करती है IF से, जिसे मैंने डिनोट किया है। अब होगा क्या, देखो पैराइटल सेल ने भी इंट्रिंसिक फैक्टर बना दिया। अब यहां से ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ट्रैवल करता हुआ कहाँ जा रहा है, हमारे सपोज ये पार्ट है डियोडेनम का, यहां तक ये कॉम्प्लेक्स पहुंच गया, ठीक है। जो हमारा B12 और R बाइंडर का कॉम्प्लेक्स था वो यहाँ पे डियोडेनम में हमारा पहुंच चुका है। अब आपको पता है कि डियोडेनम में क्या होता है, हमारा डियोडेनम में बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं ना, पैनक्रियाज जो है अपना सिक्रीशन, पैनक्रियाटिक जूस डियोडेनम में ही देता है।
और पैनक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं हमारे प्रोटीएज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन है आपका। तो होगा क्या, देखो जो ये कॉम्प्लेक्स है ये ट्रिप्सिन में या आप बोल सकते हो किसी भी प्रोटीएज एंजाइम की प्रेजेंस से ये जो है आपका ट्रिप्सिन क्या करेगा, अब आर बाइंडर जो प्रोटीन थी इसे डाइजेस्ट कर देगा, जैसे पेप्सिन ने यहाँ किया था प्रोटीन को डाइजेस्ट। तो ट्रिप्सिन कहाँ से आया हमारा, पैनक्रियाटिक जूस से आया। ध्यान रखिएगा पैनक्रियाटिक जूस कहाँ पे आता है आपका, ड्यूडेनम में ही आता है ना, पैनक्रियाज यहीं पे छोड़ता है इसे। तो ट्रिप्सिन आया, ट्रिप्सिन ने क्या किया, आर बाइंडर जो प्रोटीन थी इसे डिग्रेड कर दिया। ये डिग्रेड हुई तो फिर से B12 अकेला रह गया। ठीक है, अब ये B12 अकेला रह गया है। अब क्या होगा इसका, अब इसका ये होगा कि जो पेराइटल सेल ने इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज किया था ये भी धीरे धीरे ट्रैवल करता हुआ कहाँ आया था, ड्यूडेनम में आया था। ठीक है, जैसे ही इसे दिखा कि भाई B12 अकेला हो गया है तो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या किया इसने, इंट्रिंसिक फैक्टर ने खुद जाके इस तरीके से B12 के साथ बाइंड हो गया ना। अब इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलोगे आप, ये कॉम्प्लेक्स क्या है आपका, इंट्रिंसिक फैक्टर B12 कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया, एक कॉम्प्लेक्स टूटा यानी कि B12 और आर बाइंडर का जो कॉम्प्लेक्स था वो टूटा और क्या बन गया, एक नया कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, इंट्रिंसिक फैक्टर B12 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है वो आपका डिस्टल पार्ट में यानी कि जहां पे ड्यूडेनम एंड हो रहा होता है, जेजुनम स्टार्ट होता है, वहां पे ये प्रोसेस होती है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है, अब क्या होगा देखो, अब ये कॉम्प्लेक्स ट्रैवल करता हुआ जाएगा नीचे की ओर। जैसे ही ये इलियम के डिस्टल पार्ट पे पहुंचेगा, ये इलियम का डिस्टल पार्ट है, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा तो देखो यहाँ पे ऑब्वियसली जो हमारी सेल्स प्रेजेंट होंगी इस तरीके से, है ना, पूरी सेल्स की लेयर होती है ना। तो मैं इसी में से एक सेल को क्या कर रही हूँ, ओपन करके दिखा रही हूँ। तो ये वो सेल है सपोज, ठीक हो गया। चलिए एक सेल को हम एंट्रोसाइट को, बेसिकली एंट्रोसाइट क्या होंगी, जो सेल्स आपकी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। ठीक है, ये सेल एक ओपन कर दी मैंने, ठीक हो गया। तो होगा क्या देखो, अब यहाँ पे जो हमारी ये सेल है, ठीक है, इसके सरफेस में क्या होगा, इस तरीके से इसे बना देते हैं सेम कलर से, ये वो सेल है। ठीक है, मैंने एक सेल को, इनमें से एक सेल को ओपन करके आपको दिखाया है। तो क्या हुआ, ये जो सेल है एंट्रोसाइट है, ये बेसिकली एंट्रोसाइट, क्योंकि हमें पता है पूरी हमारी जो जीआई ट्रैक है उसमें कोने से हमारी एंट्रोसाइट्स ही प्रेजेंट होंगी, सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो एंट्रोसाइट के सरफेस में आपके क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। किसके रिसेप्टर होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसीलिए इंट्रिंसिक फैक्टर की हमें जरूरत पड़ रही है। क्या बोलते हैं इन रिसेप्टर को, क्यूबेम रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, क्यूबेम रिसेप्टर। ओके, तो हुआ क्या, ये कॉम्प्लेक्स नीचे की ओर आया, जैसे ही ये यहाँ पहुंचेगा इसे इंट्रिंसिक फैक्टर को दिखा कि हाँ भाई मुझे क्यूबेम रिसेप्टर दिख रहा है, मेरा रिसेप्टर यहाँ पे है। तो फटाफट से ये क्या करेगा, रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या लिए हुए है, ये अपने साथ B12 को अपने साथ कैरी कर रहा है। ठीक है, जैसे ही रिसेप्टर से बाइंडिंग होगी तो क्या प्रोसेस होगी, एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस। एंडोसाइटोसिस में होता क्या है बेटा, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कहाँ चला जाता है, हमारे सेल के अंदर विद रिसेप्टर। पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। तो होगा क्या देखो, सेल के अंदर आपकी जो एंडोसोम है, ठीक है, ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है। जो हमारे एंडोसोम है, एंडोसोम के अंदर क्या होगा, ये है ना हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स, ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर, ये हमारा हो गया विटामिन B12 और ये हमारा है क्यूबेम रिसेप्टर। ठीक हो गया, ये जो कॉम्प्लेक्स था पूरा का पूरा कहाँ चला गया, हमारे सेल के अंदर, क्योंकि पता है आपको ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। एंडोसोम में कॉम्प्लेक्स चला गया। अब एंडोसोम के अंदर क्या होगा, आपका जो ये रिसेप्टर है, जो क्यूबेम रिसेप्टर है, वो इस कॉम्प्लेक्स से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसमें क्या हुआ, जो हमारा ये था इंट्रिंसिक फैक्टर और B12 कॉम्प्लेक्स तो अलग हो गया, ये कॉम्प्लेक्स अलग हो गया, और जो हमारा ये क्यूबेम रिसेप्टर था ये आपका अलग हो गया। ठीक हो गया, ये कहाँ हुई प्रोसेस, एंडोसोम के अंदर हुई। और ये जो अब क्या होगा अलग होने के बाद, ये जो रिसेप्टर है ये वापस से सेल के सरफेस में चले जाएंगे।
ताकि अगली साइकिल पूरी कर सके। दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर आएगा तो फिर उसके साथ दोबारा बाइंड होके यही प्रोसेस हो सके, यानी कि रीसाइक्लिंग हो गई क्यूब एम रिसेप्टर की। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स का क्या होगा? ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारे लाइसोसोम के अंदर, जो हमारे आपको पता है ना सेल के अंदर आपका क्या है, लाइसोसोम प्रेजेंट है। लाइसोसोम के अंदर क्या होगा आपका, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका, इसकी जो आपकी इंट्रिंसिक फैक्टर है इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। लाइसोसोम के अंदर क्या होंगे, लाइसोसोमल एंजाइम होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर तो डिग्रेड हो जाएगा और इसके अंदर से नेसेंट B12 रिलीज हो जाएगा। समझ में आया B12 कैसे एंड्रोसाइट के अंदर साइक्लिंग हो रही है? पहले रिसेप्टर अलग हुआ, मेम्ब्रेन में चला गया फॉर द नेक्स्ट साइकिल, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स था वो टूटा, यानी कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर था उसका डिग्रेडेशन हो गया बाय द लाइसोसोमल एंजाइम और B12 हो गया रिलीज। अब इस B12 का क्या होगा, देखो ये जो B12 है ना आपका, ये किस फॉर्म में है, या तो ये क्या होगा कोबालामीन फॉर्म में होगा या फिर हाइड्रोक्सोकोबालामीन में, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही आपको। ठीक है, अब ये क्या करेगा आपका, इसमें ये जो हमारा B12 है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ठीक है, जो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है ना वहां पे जाएगा, लाइक दिस B12 चला गया अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, इसके साथ फॉर्म्स में कन्वर्जन होगा। मैंने बताया था 4 फॉर्म, तो यहीं पे क्या होगा, जो हमारी कोबालामीन है, ठीक है, जो कोबालामीन फॉर्म है या फिर हाइड्रोक्सोकोबालामीन फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे जाके जो लास्ट की 2 फॉर्म मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी थी, मिथाइल कोबालामीन और 5-डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामीन। अब आपको समझ में आए दोनों फॉर्म कहाँ बनती है? डाइट में तो क्या है, कोबालामीन और हाइड्रोक्सोकोबालामीन है, लेकिन ब्लड में कैसे आ रही है, क्योंकि एंड्रोसाइट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ये कन्वर्जन होता है। जो हमारा कोबालामीन है वो कन्वर्ट हो सकता है इनटू मिथाइल कोबालामीन, उसका मिथाइलेशन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर कुछ आपका जो कोबालामीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5-डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरी केमिकल रिएक्शन है जिन्हें हमें अभी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंजाइम्स ऑब्वियसली इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से जो आपका रिलीज होगा, फाइनली जो B12 आपका रिलीज होगा वो आपका क्या होगा, कुछ कोबालामीन के फॉर्म में होगा, कुछ आपका हाइड्रोक्सोकोबालामीन के फॉर्म में होगा, कुछ आपका मिथाइल कोबालामीन होगा और कुछ ऐसा होगा जो आपका 5-डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामीन होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ने अपना काम कर दिया, जो 2 फॉर्म थी अब वो 4 फॉर्म हमें विटामिन B12 की मिल चुकी है। अब क्या होगा अंदर, इसको मैं थोड़ा सा और ब्रॉड कर देती हूँ क्योंकि एक स्टेप रिएक्शन और होनी है अंदर एंड्रोसाइट में। चलिए, अब क्या होगा, जो ये फॉर्म बनी है ना ये क्या करेंगी, हमारी एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन हमारे एंट्रोसाइट में प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हम ट्रांसकोबालामीन सेकेंड। अभी तक यहाँ पे जो थी स्टार्टिंग में जो आर बाइंडर जो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज हुई थी वो क्या थी, ट्रांसकोबालामीन फर्स्ट। ठीक है, जिसे आर बाइंडर भी हमने बोला था, ये क्या है, ट्रांसकोबालामीन सेकेंड है। तो होगा क्या, ये जो आपके फाइनली जो ये विटामिन B12 की डिफरेंट फॉर्म बनी है ये ट्रांसकोबालामीन सेकेंड के साथ मिलके क्या बना देंगी, कॉम्प्लेक्स बना देंगी। सपोज ये हमारा ट्रांसकोबालामीन है सेकेंड और इसके साथ आपका क्या बना, किसी भी एक फॉर्म का कॉम्प्लेक्स मैं दिखा दे रही हूँ, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, केवल एक ही फॉर्म दी है, ऐसे ये सारी फॉर्म ट्रांसकोबालामीन के साथ मिल जाएंगी क्योंकि यही वो प्रोटीन है जो इन्हें ब्लड में ट्रांसपोर्ट करेगा। ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, पोर्टल सर्कुलेशन है बेसिकली। ठीक है, तो क्या होगा देखो, अब ये ट्रांसकोबालामीन सेकेंड के साथ कंबाइन हो गई ये फॉर्म्स। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी ये अगर एक एंट्रोसाइट है यानी कि सेल है इंटेस्टाइन की, तो ये इसकी एपिकल मेम्ब्रेन है जो इंटेस्टाइन के साइड में है, ये इसकी बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है, तो सबको पता है। तो यहाँ पे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन में एक स्पेसिफिक टाइप का ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ABC ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये कभी हम डिटेल में करेंगे, 2 टाइप के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं हमारी क्लास, ABC और SLC। ठीक है, वो बाद में हम करेंगे। तो क्या है, ये हमारा ट्रांसपोर्टर है। ठीक,
तो क्या होगा अब, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टर है ये केवल ट्रांसकोबलामीन की हेल्प से ही जाने देगा। अगर ये B12 फ्री होते तो ये नहीं जा पाते। अब जब ट्रांसकोबलामीन से इसकी बाइंडिंग हो गई है तो आसानी से ये जो ट्रांसपोर्टर है ये इसे कहाँ जाने देगा, ब्लड सर्कुलेशन में जाने देगा। तो जो B12 है, B12 ट्रांसकोबलामीन सेकेंड की मदद से कहाँ पहुंच गए, हमारे सर्कुलेशन में पहुंच गए। ठीक है, अब सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली ट्रांसकोबलामीन, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ट्रांसकोबलामीन सेकेंड है ना, अगर हमने ओरली चाहे आपने कितना भी लिया है, केवल 20% जो हमारा B12 होता है वो ट्रांसकोबलामीन सेकेंड से बाइंड होता है। बाकी का सारा 80% ट्रांसकोबलामीन फर्स्ट या थर्ड से बाइंड होता है, जो कि यूटिलाइज नहीं होता है। केवल 20% जो ट्रांसकोबलामीन सेकेंड से बाइंड हो रहा है वो ही आपकी बॉडी में क्या होगा, यूटिलाइज होगा, बाकी सारे सेल के अंदर स्टोर रहेगा। ठीक हो गया। तो ट्रांसकोबलामीन सेकेंड आपका B12 को लेके कहाँ आ गया, ब्लड में आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली ये हमारे सेल पे लेके जाएगा। सपोज ये एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे मैं सेल बना देती हूँ, ये कोई भी हमारा टिश्यू है, सपोज ये बोन मैरो है, ठीक है, बोन मैरो हमारा ऑर्गन हो गया। अब क्या होगा, देखो जो ये ट्रांसकोबलामीन सेकेंड है, इसके क्या होते हैं, इसके खुद के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, सेल के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सपोज सेल है तो इसके सरफेस में इस तरीके से क्या होगा, रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, किसके, ये ट्रांसकोबलामीन सेकेंड के रिसेप्टर है, ध्यान रखिएगा। तो सेकेंड के रिसेप्टर है तो इनसे बाइंड कौन होगा, ट्रांसकोबलामीन सेकेंड ही बाइंड होगा। तो फटाफट से ये बाइंडिंग हुई, 1 मिनट, फटाफट ये बाइंड हुआ ट्रांसकोबलामीन सेकेंड, जिसके साथ आपका B12 जुड़ा हुआ है, और फिर से यही होगा, पूरा कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर चला जाएगा, जैसे यहाँ हुआ था एंडोसाइटोसिस, वही प्रोसेस यहाँ भी होगी। सारा का सारा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कहाँ आ गया, सेल के अंदर आ गया, यानी कि ट्रांसकोबलामीन तो आया ही आया, साथ में ट्रांसकोबलामीन का रिसेप्टर भी आया और साथ में B12 भी आया। तो ये तीनों के तीनों सेल के अंदर पहुंच चुके हैं। और अब होगा क्या कि जो हमारा सेल के अंदर सेम वही प्रोसेस होगी, जो आपका ट्रांसकोबलामीन सेकेंड का रिसेप्टर है एंडोसोम के अंदर रिसाइकिल होके वापस मेम्ब्रेन में आ जाएगा। ट्रांसकोबलामीन जो है खुद में प्रोटीन, वो डिग्रेड हो जाएगी लाइसोसोम में, और फिर जाके आपका क्या होगा, जो B12 है वो फ्री हो जाएगा। अब ये सेल के अंदर देखो B12 फ्री हो चुका है, यही सेम प्रोसेस होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। B12 फ्री हो चुका है, अब क्या करेगा ये B12, अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि किस तरीके से B12 आपका कहाँ पहुंचा है, हमारे ऑर्गन लेवल पे पहुंचा है। अब ये क्या करेगा, जो B12 यहाँ पे पहुंच चुका है, ये क्या करेगा, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वैसे आपके क्या है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन पहले मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, और डिटेल में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि B12 के एग्जैक्टली फंक्शन होते क्या है। तो इसमें क्या क्या फंक्शन आते हैं, देखो मैं बता देती हूँ, इसको डिटेल में मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। DNA सिंथेसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जो हमारा B12 है ये DNA सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिपिड सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा, या लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं कहूँगी, ठीक है। लिपिड मेटाबॉलिज्म एज वेल एज सिंथेसिस, ठीक है, दोनों के लिए ही ये ज़रूरी है। RBC के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए, ठीक। हमारी बॉडी में जो कैटेकोलामीन होते हैं, ठीक है, जैसे एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन, डोपामीन, कैटेकोलामीन की सिंथेसिस के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। ये सारे फंक्शन मैं आपको विद रिएक्शन डिटेल में बताने वाली हूँ, कैटेकोलामीन सिंथेसिस। और एक और जो इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे है वो है साइनाइड पॉइजनिंग। किसी को अगर साइनाइड की पॉइजनिंग हुई है तो उसे आप क्या कर सकते हैं, विटामिन B12 दे सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कोबलामीन यानी कि विटामिन B12 आप उस इंसान को दोगे तो वो साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना के साइनोकोबलामीन बना देगा, जो कि लेस टॉक्सिक है और आसानी से एक्सक्रीट हो जाता है इन यूरिन, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, ऑल अबाउट विटामिन B12। इसके जो फंक्शन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये DNA सिंथेसिस में रोल अपना प्ले करता है, कैसे ये क्या करता है, आपका कैटेकोलामीन सिंथेसिस कर रहा है, या लिपिड ऑक्सीडेशन या मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है।
तो ये नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच।